साहब आईपीएल 2023 31 मार्च से शुरू होने वाला है और ये जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं सारी अपनी जितनी भी बेइज्जती इनकी ऑस्ट्रेलिया के हाथों हुई है उस सब को भूल भाल के बिल्कुल बेशर्मी के साथ मैदानों में उतर पड़ेंगे और हम इंडियन फैंस भी सारे गुटों में बट जाएंगे। कोई लखनऊ का हो जाएगा, कोई दिल्ली का, कोई मुंबई और कोई आरसीबी। ठीक है, अब इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता है। जब भी आईपीएल शुरू होता है तो आईपीएल शुरू होने के पहले सारे लोग अपनी अपनी टीमों की एनालिसिस और अपनी फेवरेट टीम्स और ये सब बताने लग जाते हैं। ये तो बहुत कॉमन हो गया है। हालांकि इस एक्सरसाइज का भी कोई मतलब नहीं है। जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स रोज एक एक टीम को पकड़ के और उसकी स्वॉट एनालिसिस करते हैं और ये सब करते हैं, एक भी आदमी उसमें से कभी अपना ये प्रेडिक्शन सही नहीं कर पाया है कि अल्टीमेटली फाइनल जीतने वाला कौन है या फाइनल 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन होने वाले हैं। टाइम पास करने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। मैं सोचता हूं कि कुछ हम नया डिस्कस करते हैं। आईपीएल जो है वो गेम पैसे का है, तो आज हम क्यों ना पैसे की ही बात करें। आईपीएल में जो फॉरेन प्लेयर्स रहे हैं उन लोगों में से जिन जिन को सबसे ज्यादा ऑक्शन में प्राइस मिली है उन लोगों की परफॉर्मेंस क्या रही। लेकिन देखिए अभी क्या है कि अगर ये एक्सरसाइज हम 2008 जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से अगर करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि हम इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर देते हैं और अभी फॉर द लास्ट 8-9 ईयर्स से हम डेटा कलेक्ट करके और जरा हम डिस्कस करते हैं कि ये फॉरेन प्लेयर्स जो इतने पैसे लेके गए हैं एक्चुअली इन्होंने परफॉर्म कैसा किया आईपीएल में और इनका क्या इम्पैक्ट रहा और इनकी टीम्स की पोजीशन क्या रही। ज्यादा पैसा मिलने से इन लोगों की परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, अच्छी होती है, बुरी होती है, या ये अपनी टीम को कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आएगा। देखिए शुरुआत करते हैं हम 2014 आईपीएल से। 2014 के आईपीएल में केविन पीटरसन जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर थे उनको सबसे ज्यादा पैसे मिले थे और उनको 9 करोड़ रुपए दिल्ली डेयरडेविल्स ने दिए थे। दिल्ली डेयरडेविल्स नाम था जो कि बाद में चेंज होकर दिल्ली कैपिटल्स हो गया। तो दिल्ली डेयरडेविल्स ने उनको 9 करोड़ रुपए में खरीदा और उसमें कोई डाउट नहीं है कि केविन पीटरसन बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर थे और उनकी बहुत धाक थी वर्ल्ड क्रिकेट में। तो उसको उस जैसे प्लेयर को इतने ज्यादा पैसे देना एक बात समझ में आती है। लेकिन अभी अगर हम देखें कि केविन पीटरसन की उस आईपीएल में परफॉर्मेंस क्या रही तो सबसे देखिए जो दिल्ली डेयरडेविल्स को धक्का लगने वाली बात थी, केविन पीटरसन ने उस आईपीएल में बॉलिंग नहीं की। तो 9 करोड़ रुपए जो उन्होंने खर्च किए वो सिर्फ उनकी बैटिंग के लिए खर्च किए। और बैटिंग का परफॉर्मेंस केविन पीटरसन का क्या रहा, उन्होंने टोटल देखिए 11 मैचेस की 11 पारियों में 150 लगाया और हाईएस्ट उनका सिर्फ 58 था। टोटल उन्होंने 294 रन्स बनाए। अब 294 रन्स के लिए दिल्ली डेयरडेविल्स ने उनको 9 करोड़ रुपए दिए, जिसका कि कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हर रन के लिए दिल्ली डेयरडेविल्स ने केविन पीटरसन को 3,06,122 रुपए 45 पैसे दिए, जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट था। और उसके बाद दिल्ली डेयरडेविल्स आखिरी नंबर पे है आईपीएल में, 8वें नंबर पे। अब ये डिबेट किया जा सकता है कि वो सिर्फ केविन पीटरसन की वजह से आए या नहीं आए, क्योंकि देखिए टीम गेम में एक प्लेयर के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एक इतने बड़े नाम वाला जो प्लेयर होता है तो उसकी परफॉर्मेंस अगर नहीं आती है तो टीम की परफॉर्मेंस खराब होती है। लेकिन टीम को पूरे आईपीएल में आखिरी नंबर पे आने में सिर्फ एक ही प्लेयर को ब्लेम नहीं किया जा सकता। 2015 के आईपीएल में जिस फॉरेन प्लेयर को सबसे ज्यादा पैसे मिले थे उसका नाम था एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज जो कि ऑलराउंडर है। और बॉलिंग तो भले थोड़ी कम करते हैं लेकिन बैटिंग उनकी काफी अच्छी थी। भी वो खेल रहे हैं और अभी भी वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम दिल्ली कैपिटल्स हो गया और उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज को 7.2 करोड़ रुपीस में खरीदा। 7.2 करोड़ रुपए दे के उन्होंने खरीदा और उस टाइम के आईपीएल में एंजेलो मैथ्यूज हाईएस्ट पेड फॉरेन क्रिकेटर थे। एंजेलो मैथ्यूज ने आईपीएल 2015 में 11 मैचेस में टोटल 30 ओवर्स की बॉलिंग की और उसमें उन्होंने 246 रन देके 7 विकेट लिए। अब 7.2 करोड़ रुपए जो उनको प्राइज मनी मिला था
उसको अगर आधा कर दिया जाए तो 3.6 करोड़ होता है। 3.6 करोड़ 7 विकेट के लिए ये आता है 51,42,857 रुपए पर विकेट। ये उनकी फ्रेंचाइज ने उनके ऊपर खर्च किया। सिमिलरली बैटिंग में एंजेलो मैथ्यूज ने 11 मैचेस की 10 पारियों में 3 बार नॉट आउट रहते हुए 144 रन बनाए, सिर्फ 144 रन, और जिसमें कि उनका हाईएस्ट था 28, 2,50,000 रुपए पर रन। अब आते हैं हम 2016 में। 2016 की आईपीएल में शेन वॉटसन जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे, उनको सबसे ज्यादा पैसे मिले थे और उनको 9.5 करोड़ रुपए में आरसीबी ने खरीदा था। शेन वॉटसन ने आईपीएल 2016 में 16 मैच खेलते हुए बॉलिंग करते हुए टोटल 20 विकेट लिए, टोटल 20 विकेट, और बैटिंग में उन्होंने 16 मैचेस की 15 पारियों में 2 बार नॉट आउट रहते हुए हाईएस्ट 36 के साथ टोटल 179 रन बनाए। तो इनका जो डेटा कहता है वो ये है कि इनको दिए गए 23,75,000 रुपए पर विकेट और 2,65,363 रुपए पर रन। मतलब हर एक रन के लिए आरसीबी ने इनके ऊपर 2,65,363 रुपए खर्च किए, काफी ज्यादा। इसके साथ ही एक सुखद समाचार ये है आरसीबी के लिए कि आरसीबी उस सीजन में रनर्स अप रहे। तो शेन वॉटसन ने जो 20 विकेट लिए, रन भले उन्होंने कम बनाए, लेकिन जो 20 विकेट लिए वो 20 विकेट उनकी टीम को आगे ले जाने में काफी हेल्पफुल रहे। तो मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही और ये पैसा उनको दिया जाना शायद जस्टिफाइड रहा। आप क्या कहते हैं? आप अपने कमेंट्स में बताइए मुझे। 2017 में इंग्लैंड का एक नया खिलाड़ी उभर के आया और उसके कुछ टाइम पहले, आईपीएल शुरू होने के कुछ टाइम पहले तक उस प्लेयर की काफी हाइप क्रिएट हो गई थी। और मैं उसको हाइप नहीं कहूंगा क्योंकि हाइप ठीक शब्द नहीं है, उस प्लेयर की परफॉर्मेंस भी ऐसी थी कि पूरी दुनिया में उसके नाम की धूम मची हुई थी, जिसका नाम था बेन स्टोक्स। तो बेन स्टोक्स को 2017 में राइजिंग पुणे सुपरस्टार्स, जो कि नई फ्रेंचाइज थी चेन्नई सुपर किंग्स की जगह, उन्होंने 2017 में राइजिंग पुणे सुपरस्टार्स ने बेन स्टोक्स को 14.5 करोड़ रुपए में खरीदा। और मुझे अच्छी तरह याद है उस टाइम पूरी दुनिया के मीडिया में बवाल मच गया था कि इस कदर पैसा किसी प्लेयर को दिया जा सकता है, क्रिकेटर। और इनकी परफॉर्मेंस क्या रही, एक नजर उसके ऊपर डालते हैं हम। देखिए, बेन स्टोक्स ने 2017 के आईपीएल में राइजिंग पुणे सुपरस्टार्स के लिए खेलते हुए 12 मैचों में बॉलिंग करते हुए 44 ओवर डाले और इसमें इन्होंने 12 विकेट लिए। बेस्ट इनका था 18 रन देके 3 विकेट। और बैटिंग करते हुए 12 मैचों की 11 पारियों में एक बार नॉट आउट रहते हुए इन्होंने एक सेंचुरी भी मारी, एक 50 भी मारी, हाईएस्ट 103 के साथ इन्होंने 316 रन बनाए। और राइजिंग पुणे सुपरस्टार्स भी रनर्स अप रहे 2017 में, जैसे कि आरसीबी को रनर्स अप किया था शेन वॉटसन ने। तो ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो राइजिंग पुणे सुपरस्टार्स ने बेन स्टोक्स को हर विकेट के लिए 36,25,000 रुपए दिए और हर रन के लिए 4,05,027 रुपए दिए। अच्छा, इस परफॉर्मेंस के साथ ऑब्वियसली बेन स्टोक्स इंटरनेशनली भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो 2018 के आईपीएल में जब ऑक्शन हुआ तो बेन स्टोक्स के नाम की फिर से धूम मची हुई थी और इस बार उनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा 12.5 करोड़ रुपए देके। गजब की बात है। लेकिन वो प्लेयर डिजर्व करता था, उसने परफॉर्म भी किया अपनी फ्रेंचाइज के लिए। और उनको 2018 में बेन स्टोक्स ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए बॉलिंग करते हुए 13 मैचेस में 37 ओवर डाले और टोटल 303 रन देके 8 विकेट लिए, जिसमें कि बेस्ट उनका 15 रन देके 3 विकेट था। और बैटिंग करते हुए 13 मैचेस की 13 पारियों में एक बार नॉट आउट रहते हुए हाईएस्ट 45 के साथ 196 रन बनाए। लेकिन राजस्थान रॉयल्स इस बार चौथे नंबर पे ही रह गई और इस आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने बेन स्टोक्स को हर विकेट के लिए 78,12,500 रुपए दिए और उनके स्कोर किए गए हर रन के लिए
₹3,18,877 दिए। इंटरेस्टिंग। अब हम आते हैं 2019 के आईपीएल के ऊपर। 2019 आईपीएल के पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में, खासतौर पे इंग्लैंड में, एक नए खिलाड़ी का उदय हो रहा था जिसका नाम था सैम करन। वो एक बच्चा सा दिखने वाला एक ऑलराउंडर जो कि बैटिंग अच्छी कर लेता था और बॉलिंग उसकी 130-135 के आसपास की स्पीड में। इंग्लैंड में उसको थोड़ी स्विंग मिलने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही और जिसकी वजह से किंग्स 11 पंजाब ने 7 करोड़ 20 लाख रुपए देके उसको खरीदा और ये 2019 के सबसे महंगे फॉरेन प्लेयर थे। अब किंग्स 11 पंजाब, आप सभी को पता है कि हिस्टोरिकली परेशान रहे हैं ये मैनेजमेंट के गलत डिसीजंस की वजह से। तो उसके बाद इन्होंने कप्तान भी कोई बहुत अच्छे चूज नहीं किए थे अपने। लेकिन 2019 में सैम करन को लेने के बाद इनका परफॉर्मेंस और भी खराब हो गया। ये 8 में से 6 नंबर पे आए। और सैम करन का परफॉर्मेंस क्या रहा? बॉलिंग में उन्होंने 9 मैचेस में 33 ओवर फेंके और 323 रन देके इन्होंने टोटल 10 विकेट लिए, जिसमें कि बेस्ट था इनका 11 रन देके 4 विकेट। वो भी एक बहुत स्विंग को फेवर करती हुई विकेट के ऊपर इनको 4 विकेट मिले। बैटिंग में सैम करन ने 55 के नाबाद स्कोर के साथ 9 मैचेस में टोटल 95 रन बनाए, जिसका कि हिसाब ये बनता है कि किंग्स 11 पंजाब ने सैम करन को हर विकेट के लिए 36 लाख रुपए दिए और हर रन के लिए 3,78,947 रुपए दिए। मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज्यादा प्राइस दिया गया और जो कि वो परफॉर्म उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं कर पाए क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत ही खराब रही। 2020 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पैट कमिंस को खरीदा 15 करोड़ 50 लाख रुपए देके। और पैट कमिंस आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। आजकल तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान भी हैं और उनको ऑलराउंडर की हैसियत से खरीदा गया। हालांकि बैटिंग उनकी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी एक मैच में उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की थी आंद्रे रसेल के साथ, जिसमें वो अपनी टीम को जीत के काफी करीब भी ले गए थे, शायद चेन्नई के अगेंस्ट, अगर मुझे ठीक से याद है तो। लेकिन ज्यादातर उनको बॉलिंग के लिए ही लिया गया था और बॉलिंग में उनकी परफॉर्मेंस क्या रही? 14 मैचेस में 52 ओवर करके उन्होंने टोटल 12 विकेट्स लिए, जिसमें कि बेस्ट था उनका 34 रन देके 4 विकेट। और बैटिंग में 14 मैचेस में उन्होंने 53 हाईएस्ट के साथ टोटल 146 रन बनाए, जिसका हिसाब बनता है हर विकेट के लिए उनको 77,50,000 रुपए दिए गए और हर रन के लिए 5,30,821 रुपए दिए गए। केकेआर 2020 के आईपीएल में 8 में से 5वें नंबर पे आए। लेकिन पैट कमिंस की ये परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत ठीक ही कही जा सकती है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं, और ये मीडियोकर सी परफॉर्मेंस थी। 2021 में आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा धमाका हुआ। सबसे बड़ा धमाका मैं क्यों कहूंगा? क्योंकि इस बार एक ऐसे प्लेयर को हाईएस्ट प्राइस मिली जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। और इससे पता चलता है कि ये आईपीएल के जो फ्रेंचाइजेज हैं, जो मैनेजमेंट्स हैं, इनकी कितनी शॉर्ट साइटेडनेस होती है। आप लोगों ने भी शायद ये ऑब्जर्व किया होगा कि हमेशा आईपीएल के जस्ट पहले जो मैचेस होते हैं उनमें इंटरनेशनली जो भी प्लेयर स्कोर कर देता है, किसी एक मैच में 2-4 छक्के मार देगा या 2-4 विकेट ले लेगा, और खासतौर पे इंडिया के अगेंस्ट अगर उसने परफॉर्म कर दिया फिर तो उसको आईपीएल में लॉटरी लगना बिल्कुल तय है। लेकिन आप ये देखिए कि क्रिस मॉरिस, साउथ अफ्रीका के जो ऑलराउंडर थे, उनको 16 करोड़ 25 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। 16 करोड़ 25 लाख रुपए, आप सोच भी सकते हैं। और उसके बाद उनका परफॉर्मेंस क्या रहा? क्रिस मॉरिस ने बॉलिंग करते हुए 11 मैचेस में 41 ओवर किए और टोटल 376 रन देके 15 विकेट लिए। ये फिर भी एक ठीक परफॉर्मेंस मानी जा सकती है। बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन एकदम बहुत खराब भी नहीं है। और बैटिंग करते हुए 11 मैचेस में इन्होंने 36 नाबाद हाईएस्ट के साथ टोटल 67 रन बनाए, जिसका हिसाब ये निकलता है कि राजस्थान रॉयल्स ने क्रिस मॉरिस को हर विकेट के लिए 54,16,666 रुपए दिए और हर रन के लिए 11,56,716 रुपए दिए। क्या आप ऐसा जॉब नहीं करना चाहेंगे? राजस्थान रॉयल्स
2021 में 8 में से 7वें नंबर पे आई। अच्छा, 2021 के ही आईपीएल में एक और फॉरेन प्लेयर को बहुत ज्यादा राशि दी गई थी, जिसका मेंशन करना जरूरी है। हालांकि क्रिस मॉरिस को हाईएस्ट पैसे मिले थे, 16 करोड़ 25 लाख रुपए, लेकिन न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन को, जो कि ऑलराउंडर हैं, उनको भी आरसीबी ने 15 करोड़ रुपए देके खरीदा। और उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था क्योंकि उसके जस्ट पहले इंडिया की टीम न्यूजीलैंड गई थी, जहां पे काइल जेमिसन ने बहुत हालत खराब करके रख दी थी इंडियन प्लेयर्स की, और इस वजह से इंप्रेस होके इन लोगों ने, आरसीबी ने काइल जेमिसन को 15 करोड़ रुपए में खरीद लिया, बिना सोचे समझे कि काइल जेमिसन की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड में आई थी, जहां की कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं, वहां की पिचेस अलग हैं, और उनको बहुत ज्यादा फायदा वहां मिलता है अपनी हाइट का और क्लाइमेटिक कंडीशंस का। और आरसीबी को मैचेस अपने सारे खेलने थे बेंगलोर में, कम से कम आधे मैचेस तो बेंगलोर में खेलने थे। और बेंगलोर का विकेट बिल्कुल डिफरेंट है, और बेंगलोर का विकेट तो ऐसा पट्टा विकेट माना जाता है जहां पे हर कोई जाके रन बनाता है। वहां पे बॉलर्स की तो बहुत मुसीबत होती है। आप बॉलिंग करते हुए काइल जेमिसन ने 9 मैचेस में 28 ओवर किए और 269 रन देके 9 विकेट लिए, जिसमें कि बेस्ट था उनका 41 रन देके 3 विकेट। और बैटिंग करते हुए 9 मैचेस में 7 इनिंग्स में इनकी बैटिंग आई और 16 रन इनका हाईएस्ट था, और टोटल रन इन्होंने बनाए 65, जिसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने काइल जेमिसन को हर विकेट के लिए 83,33,333 रुपए दिए और हर रन के लिए 11,53,846 रुपए दिए। माय गॉड, इसका नतीजा क्या हुआ? आरसीबी 8 में से 7वें नंबर पे आई। खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काइल जेमिसन की वजह से आई, वो तो उनके 7वें नंबर पे आने के रीजंस तो हमेशा की तरह दूसरे ही थे, लेकिन इतना पैसा आप ही डिसाइड करिए कि ये जस्टिफाइड था या नहीं। अब हम आते हैं 2022 के आईपीएल पे, लास्ट ईयर जो खेला गया। अब इसमें लियम लिविंगस्टन, जो कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, उनको सबसे ज्यादा पैसे मिले और उनको दिए फिर से पंजाब किंग्स ने, जब इनका नाम अब बदल गया है, पंजाब किंग्स हो गया। और लियम लिविंगस्टन को इन्होंने 11 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। और 2022 में लियम लिविंगस्टन की परफॉर्मेंस ये रही कि इन्होंने पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए, बॉलिंग करते हुए 14 मैचेस में टोटल 6 विकेट लिए, जिसमें कि एक मैच में ही इनने 27 रन देके 3 विकेट लिए थे। और बैटिंग करते हुए 14 मैचेस में इन्होंने 450 लगाई, हाईएस्ट 70 था इनका, और टोटल 437 रन्स बनाए। तो रन्स तो इनके ठीक ठाक ही थे, ये मीडियोकर रेंज में थे। पंजाब किंग्स ने लियम लिविंगस्टन को हर विकेट के लिए 95,83,333 रुपए दिए, और बैटिंग में लियम लिविंगस्टन के तरफ से स्कोर किए गए हर रन के लिए पंजाब किंग्स ने उनको 1,31,578 रुपए दिए। इस टाइम आईपीएल में 10 टीमें हो गई थी, तो पंजाब किंग्स का 6ठा नंबर आया। तो ये तो देखिए हमारा डेटा एनालिसिस हुआ जो 2014 से 2022 तक के आईपीएल में जो हाईएस्ट पेड फॉरेन क्रिकेटर्स थे उनके बारे में। अब 2023 के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। यहां हाईएस्ट पेड क्रिकेटर जो रहे हैं वो फिर से इस बार सैम करन को इस बार मिले हैं 18 करोड़ 50 लाख रुपए, जो कि उनको फिर से पंजाब किंग्स ने दिए हैं। ये पंजाब किंग्स ना अपनी गलती से सीखने का नाम ही नहीं लेते हैं। अब आप ये देखिए, सैम करन को इतने ज्यादा पैसे मिलने का क्या रीजन है, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि इंडियन फ्रेंचाइजीज जो हैं, इनकी ये मेंटेलिटी है कि रिसेंटली जिस किसी ने भी परफॉर्म किया है वो उसको भर भर के पैसे दे देते हैं। तो आजकल इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की भी ये मेंटेलिटी हो गई है कि आईपीएल आने के पहले वो भरसक कोशिश करते हैं कि उनकी किसी तरह से ऐसी विस्फोटक परफॉर्मेंस हो जाए। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सैम करन ने कोई ये इस तरह से जानबूझ के किया, लेकिन अगर आपको याद हो, अभी जो अक्टूबर में जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें देखिए क्लाइमेटिक कंडीशंस इस तरह की थी कि सैम करन जैसे बॉलर के लिए 130-135 पे फेंकने वाले स्विंग बॉलर के लिए वो कंडीशंस बहुत ज्यादा कंड्यूसिव थी, और इस वजह से उनको उस T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज का
अवार्ड भी मिला। तो पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट को यह बात बहुत पसंद आ गई और बहुत जम गई। अब उन्होंने उसको 18 करोड़ 50 लाख रुपए देके खरीद तो लिया, लेकिन वो ये चीज भूल गए कि ये आईपीएल इंडिया में होने वाला है और समर में होने वाला है। अब मुझे लगता है कि सैम करन इस आईपीएल में बुरी तरह फेल होने वाला है। ना तो पिचेस में उसको कोई सपोर्ट मिलने वाला है और ना ही बैटिंग में उसको कोई ऊपर भेजने वाला है। अब लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी प्लेयर को 18 करोड़ 25 लाख रुपए देते हैं तो आपको उसे हर मैच खिलाना कंपलसरी हो जाता है। क्यों मैनेजमेंट ने यह बहुत बड़ी गलती की है। सैम करन को इतने पैसे देके खरीदने का कोई फायदा नहीं था। ये लोग एक बेसिक चीज भूल गए कि सैम करन ने जहां परफॉर्मेंस दिया था वहां क्लाइमेटिक कंडीशंस उसको बहुत ज्यादा फेवर कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया में था क्योंकि वो ठंड का टाइम था। उसने अपने मुंह से पैसे नहीं मांगे। अब आप उसकी परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर अगर उसको इतने ज्यादा पैसे दे दे तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसी तरह से कि कैमरून ग्रीन जो ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर है, वो जो नया बच्चा, उसको भी मुंबई इंडियंस ने 17 करोड़ 50 लाख रुपए देके खरीदा है। अब यहां पे मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा है कि मुंबई इंडियंस का जो मैनेजमेंट है वो नॉर्मली इस तरह की गलती नहीं करता है, लेकिन इस बार कैमरून ग्रीन के साथ जो इन्होंने किया है ये मुझे लगता है थोड़ा सा इंपल्सिव डिसीजन हो गया है और मुंबई इंडियंस को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए यहां इंडिया में फिर वही वाली बात है कि कैमरून ग्रीन का भी जो पेस है तो एज ए बॉलर तो वो कोई बहुत इफेक्टिव होने वाला नहीं है। देखिए इंडिया में अगर कोई फॉरेन का पेस बॉलर है तो वो बहुत एक्सप्रेस स्पीड वाला होना चाहिए या फिर उसका बहुत ही ज्यादा कंट्रोल हो बॉलिंग के ऊपर, स्विंग और सीम में, जो कि कैमरून ग्रीन के पास नहीं है। तो एज ए बॉलर तो मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल हो सकता है। एक आध किसी मैच में अगर हो जाए तो बात अलग है, वो भी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है और मैच सिचुएशन के ऊपर भी। एज अ बैट्समैन कैमरून ग्रीन को चाहिए फट्टे विकेट जो कि आईपीएल में होते हैं, तो उसमें चांस है। लेकिन अब मुंबई इंडियंस के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनका जो ओपनिंग स्लॉट है वहां तो जगह है ही नहीं। कैमरून ग्रीन को वो पीछे खिलाएंगे तो वो सक्सेसफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हालांकि कैमरून ग्रीन को ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के अगेंस्ट ओपन करवाया था T20 मैचेस में। अभी की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले मैचेस की बात कर रहा हूं। तो वहां कैमरून ग्रीन काफी सक्सेसफुल हुआ, लेकिन मुंबई इंडियंस की तरफ से उसको ओपनिंग करने का मिलेगा नहीं मौका। तो अब आगे क्या होगा? मुझे लगता है कि इस बार सैम करन और कैमरून ग्रीन ये दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं अपनी टीमों को, अपनी गलती की वजह से नहीं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि वो लोग चाह के भी यहां परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशंस उनके लिए सूटेबल नहीं है और टीम कंपोजिशन सूट नहीं करता है। अब सैम करन को 18 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदने के बाद पंजाब किंग्स ने एक बहुत बड़ी गलती तो कर ही दी है, लेकिन अब एक देखिए समस्या उनके पास और बहुत बड़ी आने वाली है कि सैम करन को अब जब वो सारे मैचेस खिलाएंगे, जो कि उनको खिलाना जरूरी हो जाएगा अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए, इसकी वजह से वो सिकंदर रजा को टीम में नहीं ले सकते क्योंकि उनकी टीम में देखिए 4 प्लेयर्स जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उसमें से सैम करन एक हो गए, फिर देखिए कगिसो रबाडा, जॉनी बेयरस्टो अनफिट होने की वजह से टीम से बाहर हो गए और उनकी जगह मैथ्यू शॉर्ट को लिया है ऑस्ट्रेलिया में, जिन्होंने बिग बैश में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, वो ऑलराउंडर है। उसके बाद लियम लिविंगस्टन जो कि एक प्रूवन परफॉर्मर है, और फिर नंबर आता है सिकंदर रजा का। सिकंदर रजा भी ऑलराउंडर है, नेथन एलिस एज अ बॉलर और भानुका राजपक्षा श्रीलंका के जो विस्फोटक बैट्समैन है। तो ये जो 5-6 इनके पास फॉरेन प्लेयर्स हैं, इनके पास चॉइस क्या है 4 प्लेयर्स को खिलाने की। देखिए सैम करन को तो ये खिलाएंगे हर मैच, उसके बाद कगिसो रबाडो को छोड़ने का ये सोच भी नहीं सकते। लियम लिविंगस्टन इज अ वेरी वेरी बिग नेम इन T20। तो ये 3 नाम तो फिक्स हो गए। इसके बाद बचता है चौथा नाम। अब इसमें देखिए नेथन एलिस, भानुका राजपक्षा और सिकंदर रजा, इन लोगों में से ये किसको खिलाएंगे? मुझे लगता है इन लोगों को बहुत अच्छा डिसीजन होगा अगर ये सिकंदर रजा को सारे मैचेस खिलाएं, क्योंकि आज ये बात मेरी आप नोट कर लीजिए, इस पूरे आईपीएल में अगर सिकंदर रजा और सैम करन दोनों ने बराबर मैचेस खेले तो सिकंदर रजा का परफॉर्मेंस सैम करन से कहीं ज्यादा अच्छा होगा। और ये बात मुझे ताज्जुब है कि पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट को क्यों नहीं समझ में आई।
ये इनको समझ में आना चाहिए था, या फिर इनके जो क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं और एडवाइजर्स हैं, इन लोगों ने ये बात समझी ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि सैम करन का परफॉर्मेंस कुछ अच्छा होने वाला है। खैर देखते हैं, मैचेस होने वाले हैं, अभी पता चल जाएगा। लेकिन सिकंदर रजा इस आईपीएल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आप लोगों ने देखा 2014 से लेके 2022 तक के आईपीएल की हमने ये जो एनालिसिस की है, जो फॉरेन प्लेयर्स को जो बहुत ज्यादा पैसे मिले, और ये जो पैसे मिलते हैं इनको, तो क्या ये जायज हैं या नहीं। देखिए, जायज या नाजायज ये डिबेट नहीं है। डिबेट ये है कि किस प्लेयर को पैसे मिल रहे हैं। तो इसमें देखिए, जैसे शेन वॉटसन हुए या केविन पीटरसन हुए या फिर बेन स्टोक्स हुए, तो ये लोग एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल प्लेयर्स रहे हैं अपने टाइम के, और बेन स्टोक्स तो अभी भी हैं। तो इन लोगों को अगर पैसे ज्यादा दिए जाते हैं किसी भी मैनेजमेंट के द्वारा, तो वो एक बात जस्टिफाइड लगती है, क्योंकि उसके पीछे उनकी प्रूवन परफॉर्मेंस है जो कि काफी लंबे टाइम से आई हुई है। लेकिन कुछ नए खिलाड़ी, जैसे अभी आप ये देखिए, एक बीच में पंजाब किंग्स ने ये शेल्डन कॉट्रेल, वो जो सैल्यूट मारने वाला बॉलर है, उसको भी उन्होंने 9 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। पंजाब किंग्स ने तो बहुत ही ज्यादा मतलब गलतियां की हैं इस तरह से अपने ऑक्शंस में। उन्होंने इस तरह से बहुत पैसे लौटाए हैं अपने, और उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं रही। ये तो हम और आप सभी जानते हैं। मतलब पंजाब किंग्स तो एक आईपीएल में मजाक सा ही बन के रह गई, क्योंकि वो उनके पास बड़े बड़े प्लेयर्स होते जरूर हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस एकदम खराब रहती है। तो फॉरेन प्लेयर्स को पैसे ज्यादा देना जस्टिफाइड है या नहीं, ये डिबेट नहीं है। डिबेट ये है कि किस प्लेयर को पैसे ज्यादा दिए जाने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उन इंटरनेशनल प्लेयर्स को पैसे ज्यादा दिए जाने चाहिए या हिस्टोरिकली प्रूवन परफॉर्मर्स है। ऐसे नहीं कि किसी ने एक मैच पहले या 2 मैच पहले किसी एक मैच में 4 छक्के मार दिए या 3 विकेट या 4 विकेट ले लिए शेल्डन कॉट्रेल की तरह, तो उसको आप ज्यादा दे दें, और बाद में क्या हालत हुई शेल्डन कॉट्रेल की ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। उसको तो वो राहुल तेवतिया ने मार मार के भूत बना दिया था, तो ये हमको बहुत अच्छी तरह पता है। और अब तो बेचारा कोई उसको टीम में लेने को भी तैयार नहीं होता है। तो इस तरह से जो वन ऑफ मैचेस में जो परफॉर्म करके जो प्लेयर्स आते हैं, और उनको जस्ट आईपीएल ऑक्शन के पहले की परफॉर्मेंस की वजह से जो इस तरह से पैसे मिल जाते हैं, और इन्हीं में से एक वो ओडीन स्मिथ भी है वेस्ट इंडीज का, उसके साथ भी यही हुआ था। उसको भी बहुत सारा 5-6 करोड़ रुपए दे दिए थे, और बाद में उसकी आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। और फिर इन जैसे प्लेयर्स को, टीम मैनेजमेंट्स को साथ में ढो के चलना भी भारी पड़ने लगता है, और उसकी वजह से आपके देखिए पर्स पे भी अफेक्ट होता है, और बाकी टीम के जो प्लेयर्स होते हैं उनका भी मोरल डाउन होता है कि ये। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट्स को थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए काम। ये इतने बड़े बड़े लाखों अरबों करोड़ रुपए के बिजनेस के मालिक होते हैं, ये लोग इतनी बेसिक गलतियां कैसे कर देते हैं। मुंबई इंडियंस ने हालांकि इस तरह की गलती कभी नहीं की सिवाय इस बार के, और मुझे ये देखना है कि मुंबई इंडियंस ने जो कैमरून ग्रीन को सिलेक्ट किया है, ये मुझे गलत सिद्ध करते हैं या ये खुद गलत सिद्ध होते हैं। हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे, मजा आएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।